Now, what is tabulation? Tabulation is a systematic presentation of information. जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है, उसे सही तरीके से अरेंज करना इन रोज एंड कॉलम्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग देम. जो उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे हम रोज और कॉलम में डेटा को अरेंज करेंगे. सो इट इज अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन रोज एंड कॉलम. ये एक लॉजिकल तरीका है, एक सिस्टमैटिक तरीका है डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने का. सो व्हाट आर द यूजेस और ऑब्जेक्टिव, मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ टैबुलेशन. कि इसके फायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है, ये देखते हैं. सो फर्स्ट वन इज टैबुलेशन एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन इन कंसाइज, अट्रैक्टिव एंड इजी टू रीड फॉर्म. इसमें इंफॉर्मेशन हमारी शॉर्ट हो जाती है और अट्रैक्टिव लगती है. रो एंड कॉलम हेडिंग एलिमिनेट द नेसेसिटी ऑफ रिपीटिंग एक्सप्लेनेटरी डिटेल. एक बार हमने हेडिंग लगा दी कि दिस इज रुपीज और दिस इज किलोग्राम और दिस रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन, तो हमें वो वर्ड बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन पैराग्राफ में वही वर्ड बार बार रिपीट होता है, दिस मच रुपीज, दिस मच किलोग्राम, दिस मच रुपीज एंड सो ऑन. तो वो बार बार हमें मेंशन करना रहेगा, बट टेबल के अंदर ये सब रिपीटेशन नहीं होता. इट फैसिलिटेट्स डिटेक्शन ऑफ एरर. अगर कहीं गलती होगी तो वो टेबल में जल्दी से पकड़ में आ सकती है, या तो टोटलिंग में एरर या कंपेयर करने पर भी हमें डिफरेंसेस पता लग सकते हैं. इट हेल्प इन कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा गैदर्ड ऑन सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जो हमने डेटा कलेक्ट किया है तो उसको कंपेयर करने में हमें हेल्प मिलती है. इट हेल्प फॉर स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग एंड डिपिक्टिंग ट्रेंड. कि अगर हमें कुछ आगे फर्दर प्रोसेस करना है, कुछ मीन, मीडियन, कोरिलेशन, रिग्रेशन कुछ भी कैलकुलेट करना है, तो उससे पहले एक टैबुलेशन यानी कि टेबल बनी होनी चाहिए, तभी हम आगे कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे. कॉम्प्लेक्स डेटा आर सिंप्लीफाइड बाय टैबुलेशन. तो जो टिपिकल या लेंथी डेटा है उसको ये शॉर्ट कर देता है, समराइज कर देता है, एंड हेंस देयर इज एन इकोनॉमी ऑफ स्पेस. तो जगह की बचत होती है, सेविंग होती है. अ टैबुलर फॉर्म क्लियरली रिवील्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा एंड हाईलाइट इट्स सिग्निफिकेंट फीचर. तो डेटा को देखते ही हमें उसके बारे में ट्रेंड का पता लगने लग जाता है. लेकिन पैराग्राफ में डेटा पहला कहाँ लिखा है, दूसरा कहाँ है और तीसरा कहाँ, उनको ढूंढने में टाइम लगता है और इतना आसानी से हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं. अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल. एक टेबल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. सो टेबल में सबसे पहले आती है हमारी रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग. तो सबसे पहले ये हमने बना दिया है कॉलम. इसके अंदर वापस अलग अलग सब कॉलम्स हो सकते हैं. लास्ट में हम टोटल भी लगा सकते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, टाइटल ऑफ द टेबल, दैट इज हेडिंग ऑफ द टेबल. सबसे पहली चीज जो टेबल में जरूरी है दैट इज टाइटल ऑफ द टेबल, हेडिंग ऑफ द टेबल. कि टेबल क्या बताना चाह रही है, क्या रिप्रेजेंट करती है. तो ये हो गया टाइटल ऑफ द टेबल. सेकंड इज नोन एज कॉलम हेडिंग. सेकंड क्या है, कॉलम हेडिंग विच इज नोन एज कैप्शन. इसे कहा जाएगा कैप्शन, कॉलम हेडिंग. थर्ड वन इज रो हेडिंग विच इज नोन एज स्टब. तो जो रो की हेडिंग्स हैं उसे कहेंगे स्टब. फोर्थ वन इज बॉडी ऑफ द टेबल. बॉडी ऑफ द टेबल जहां पे सारा डेटा लिखा जाता है, बॉडी ऑफ द टेबल. एंड उसके बाद
तो फोर्थ इसमें लिख देते हैं, फोर्थ वन इज बॉडी ऑफ द टेबल। और फिफ्थ पार्ट जो है वो है टेबल के नीचे, दैट इज फुट नोट। फिफ्थ इज फुट नोट। फुट नोट में क्या आता है बेसिकली, फुट नोट में हम लिखते हैं सोर्स ऑफ डेटा, कि हमने जो ऊपर टेबल में डेटा लिखा है वो कहां से कलेक्ट हुआ, उसका सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ डेटा। देन रेफरेंस, अगर हमें कुछ रेफरेंस देना है कि इस टेबल के साथ में आपको ये पेज नंबर या इस बुक को रेफर करना है, तो वो रेफरेंस हम दे सकते हैं कहां पे, फुटनोट में। सो दीज आर 5 मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल। तो टेबल के मेन पार्ट्स कितने हैं, 5। सबसे पहला टाइटल और हेडिंग ऑफ द टेबल। सेकेंड इज कॉलम हेडिंग विच इज नोन एज कैप्शन। थर्ड वन इज रो हेडिंग विच इज नोन एज स्टब। फोर्थ हेडिंग, फोर्थ इज नोन एज बॉडी ऑफ द टेबल, जहां पे सारा डेटा लिखा जाता है। एंड फिफ्थ वन इज फुट नोट। अब इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती है जो एक टेबल में आती है, टेबल नंबर। कई बार टेबल के ऊपर या टेबल के नीचे हमें लिखा मिलता है नंबर, टेबल का नंबर। लाइक बुक्स में हम देख सकते हैं टेबल नंबर 10.1, 10.2 एंड सो ऑन। लेकिन ये सेम टेबल नंबर आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिलेंगे। टेबल्स तो न्यूज़पेपर में होती है बट वहां टेबल नंबर नहीं होता। सो ये हर जगह पर काम में नहीं आता है। देन डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टेबल, ये टेबल किस दिन बनी है। तो न्यूज़पेपर में जो टेबल्स आती है वहां डेट नॉर्मली मेंशन रहती है कि ये टेबल किस डेट से बिलोंग करती है। लेकिन जो बुक्स में टेबल मिलती है वहां पर डेट नहीं आती है कि ये हमने क्वेश्चन किस दिन बनाया है या ये डेटा किस दिन लिखा गया है, तो वो बुक्स के अंदर हमें डेट नहीं मिलती है। देन नोट एंड फुट नोट, ये हमने डिस्कस कर लिया है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहां लिखा जाता है, तो ये जो हमारा पूरा अपर पार्ट है, दिस होल अपर पार्ट इज नोन एज बॉक्स हेड। और इस बॉक्स हेड में हम लिखते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, चाहे वो किलोग्राम है, रुपीज है, कुछ भी है, वो लिखा जाएगा इस बॉक्स हेड में। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कहां से आई है और उसका रेफरेंस, ये दोनों लिखे जाते हैं फुट नोट में, फुट नोट में। फाइन, तो ये हो गए मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल। अब टेबल फ्रेम करते वक्त हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं। टेबल को बनाने से पहले ये ध्यान रखना है उस टेबल का रीडर कौन है, कौन उस टेबल को पढ़ने वाला है, तो हु इज द रीडर। फिर टेबल के ऊपर हम क्या लिखते हैं, टाइटल। तो टाइटल में हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, सिर्फ शॉर्ट हेडिंग लिखनी है। ऐसे नहीं कि हमने 3-4 लाइन का एक पूरा पैराग्राफ ही लिख डाला, नो। तो टाइटल में हमें सिर्फ एक शॉर्ट हेडिंग लिखनी है, कोई पैराग्राफ नहीं लिखा जाएगा। कॉलम शुड हैव क्लियर एंड प्रिसाइज हेडिंग, कॉलम की हेडिंग टू द पॉइंट और शॉर्ट होनी चाहिए। सिमिलरली रो की भी हेडिंग शॉर्ट एंड प्रिसाइज। यूनिट ऑफ मेजरमेंट कुछ भी है तो उसे कहां लिखा जाता है, एट द हेड, यानी कि बॉक्स हेड में। अगर बॉक्स हेड में नहीं लिखा जाए तो नेक्स्ट बेस्ट प्लेस कौन सी मानी जाती है, फुट नोट। जो फुट नोट है उसमें भी लिखा जा सकता है। देन कॉलम एंड रो टोटल मे बी गिवन इफ दे आर ऑफ एनी यूज। अगर टेबल में जरूरत है तो हम दोनों जगह टोटल के कॉलम बना सकते हैं, जरूरत नहीं है तो ये कॉलम नहीं आएगा। इफ वॉल्यूम ऑफ डेटा इज लार्ज इट इज बेटर टू ब्रेक द टेबल into 2 or 3 simple tables instead of giving one cumbersome one। तो एक बहुत बड़ी टेबल बनाने से अच्छा है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना ताकि रीडर उसको आसानी से समझ सकता है। Then further different pattern of ruling such as thick line, double line may be used to segment one large table। तो एक बड़ी टेबल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम थिक लाइन से उसे सेग्रीगेट कर सकते हैं।
दिस कैन फैसिलिटेट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेन कॉलम एंड सब कॉलम। तो मेन कॉलम और सब कॉलम को डिफरेंशिएट करने के लिए भी थिक एंड थिन लाइन का यूज कर सकते हैं। टेबल शुड नॉट बी वेरी हैवी विद इररेलेवेंट माइनर डिटेल। छोटी मोटी कोई भी डिटेल है उसे इग्नोर करना है, टेबल में ऐसी डिटेल को नहीं लिखा जाता है। अगर जरूरी है तो उसके लिए एक छोटी सी टेबल साइड में अलग बना दें। रेफरेंसेस मस्ट बी गिवन whenever data are procured from other sources। तो कहीं और से हमने डेटा लिया है तो उसका रेफरेंस हमें साथ में देना चाहिए। ठीक है, सो ये हो गए मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल। अब इसके कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10, इन टेबुलेशन सोर्स ऑफ डेटा इफ एनी इज शोन इन। सोर्स को दिखाया जाएगा फुटनोट में। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू फॉर टेबुलेशन। कौन सा गलत है ये हमें बताना है। तो देखें कौन सा गलत है। फर्स्ट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर्स टेबुलेशन। जरूरी है। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड नॉट कॉलम। कि हम सिर्फ रो को कंपेयर कर सकते हैं, कॉलम को नहीं। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सी, कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड। करेक्ट है। एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रिक्वायर्स टेबुलेशन, ये भी करेक्ट है। तो ओनली ऑप्शन नंबर बी इज अनट्रू। 12, फॉर टेबुलेशन कैप्शन इज। कैप्शन का मतलब क्या होता है। द अपर पार्ट ऑफ द टेबल विच डिस्क्राइब कॉलम एंड सब कॉलम। तो ऑप्शन नंबर डी। 13, स्टब ऑफ द टेबल। स्टब का मतलब हुआ लेफ्ट वाला पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल विच डिस्क्राइब्स रोज, जो रो को डिस्क्राइब करता है। 14, एंटायर अपर पार्ट ऑफ अ टेबल इज नोन एज। पूरा जो अपर पार्ट है उसे हम कहेंगे बॉक्स हेड। 15, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टेबुलेशन इज शोन इन बॉक्स हेड। ऑप्शन ए। अ टेबल हैज डैश पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं। 5 मेन पार्ट्स। ऑप्शन नंबर सी। 17, अब 17 में हमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा है और इसकी हेल्प से हमें कुछ कैलकुलेट करना है। आउट ऑफ 1000 पर्सन्स 25% वर इंडस्ट्रियल वर्कर एंड रेस्ट बाकी कौन है, एग्रीकल्चर वर्कर। 300 persons enjoyed वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी। टीवी पे 300 persons ने वर्ल्ड कप को एंजॉय किया है। 30% of the people who had not watched वर्ल्ड कप मैचेस वर इंडस्ट्रियल वर्कर। 30% कौन थे, इंडस्ट्रियल वर्कर थे। What is the number of agriculture worker who had enjoyed वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स जिन्होंने वर्ल्ड कप मैच को देखा है, ये हमें फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या बनाएंगे, टेबल। अब इस टेबल में डिफरेंट रोज और कॉलम्स होंगे। तो सिचुएशन क्या है, एक तो है एग्रीकल्चर वर्कर, दूसरा नॉन एग्रीकल्चर वर्कर एंड देन टोटल। और हम कह सकते हैं वॉच्ड वर्ल्ड कप मैचेस, नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप मैचेस एंड देन टोटल। अब इसको फिल कर देते हैं टेबल को। सबसे पहले हमने लिखा इंडस्ट्रियल वर्कर, देन एग्रीकल्चर वर्कर एंड टोटल। इधर लिखा वॉच्ड वर्ल्ड कप मैचेस, नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप मैचेस एंड देन टोटल।
अब वन बाय वन हमें इसको सारे फिगर्स को लिखना है। आउट ऑफ 1000%, 1000% है, 1000 कहां लिखेंगे? टोटल में। ये हमने लिख दिया 1000। अब हमें क्या गिवन है? 25% वर इंडस्ट्रियल वर्कर। 1000 का 25% वो क्या है? इंडस्ट्रियल वर्कर। तो इंडस्ट्रियल वर्कर, इसमें 1000 का 25% कितना होता है? 250। 250। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 750। तो कैसा आया? 1000 माइनस 250, दिस इज 750। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? 300 पर्सन्स एंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी। तो वर्ल्ड कप के सामने कितना लिख देंगे? 300। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 700। 1000 माइनस 300, दैट इज 700। Next information, 30% of the people who had not watched World Cup matches were industrial worker. तो not watched में कितने? 700 का 30%, वो कौन है? Industrial workers। तो 700 into 30% कितना हो गया? 210। ये इंडस्ट्रियल वर्कर। तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे? 490। तो 700 माइनस 210, 490। अब बैलेंसिंग फिगर 250 माइनस 210 इज 40 एंड 750 माइनस 490 ये कितना बन जाएगा? 260। फाइन। तो अब ये हमारी टेबल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस टेबल को देख के हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स हु हैड एंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी। तो एग्रीकल्चर वर्कर और वर्ल्ड कप मैच दोनों हमें चाहिए। तो क्या गया? 260। 260 is the correct answer. नोट कर लें इसे, और जिन्होंने नोट कर लिया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है, तो आपको सॉल्व करना है। Done. Next, question number 18. A sample study of people of an area revealed that total number of women were 40% and percentage of coffee drinkers were 45% as a whole. The percentage of male coffee drinkers was 20. What was the percentage of female non-coffee drinkers? तो देखें बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बना देते हैं हमारी टेबल। टेबल में हमारे कॉलम बना देते हैं, मेल, फीमेल एंड टोटल, कॉफी ड्रिंकर्स, नॉन कॉफी ड्रिंकर्स एंड टोटल। सबसे पहले हमने लिखा मेल,
देन फीमेल और उसके बाद में टोटल, कॉफी ड्रिंकर्स, नॉन कॉफी ड्रिंकर्स एंड टोटल। ये बन गई हमारी टेबल। अब इस बार हमें क्या बता रखा है कि सारा डेटा परसेंटेज की फॉर्म में है, तो परसेंटेज का टोटल ऑलवेज कितना होगा 100, तो हमने यहां पे लिख दिया 100%। अब आगे लिखा है 40% ऑफ देम आर वुमेन, तो फीमेल में हमने कितना लिखा 40, तो रिमेनिंग कितना होगा 100 minus 40 that is 60। परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर्स पर 45 एज अ होल, तो कॉफी के सामने कितना लिखेंगे 45, तो रिमेनिंग कितना 100 minus 45 that is 55। फिर आगे क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर्स वॉज 20, तो मेल एज वेल एज कॉफी ड्रिंकर दोनों, तो वो कितना है 20, ये हमने लिख दिया 20। अब बैलेंसिंग फिगर निकालना है, तो 60 minus 20 is 40, 55 minus 40 is 15 and 40 minus 15 is 25। तो सारा डेटा टेबल का आ चुका है। रिक्वायर्ड क्या था, परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, तो फीमेल एंड नॉन कॉफी ड्रिंकर्स दोनों चाहिए, तो वो कौन सा है 15। सो करेक्ट आंसर इज बी 15। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट के मार्क्स हमें बता रखे हैं, बिलो 10, बिलो 20 एंड सो ऑन अप टू 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स मोर देन 30, 30 से ज्यादा कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो हमें दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 100, बिलो 30 कितने हैं 65, तो बिलो 30 65 है, तो मोर देन 30 कितना हो जाएगा 100 minus 65 that is 35। ऑप्शन नंबर सी। फाइन। 20 फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिटवीन 250 एंड 300। इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करने हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो कैसे करेंगे, सो वैल्यूज एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मोर देन 250 में लिखा है 38, मोर देन 300 में है 15, तो इन दोनों के बीच में कितने हो गए 23। ऑप्शन नंबर बी। Next is 21, frequency distribution. In order to classify the data on a variable, we adopt the method of frequency distribution. And this involves organization of data into several classes by using frequency tally. अब frequency distribution कैसे बनाते हैं कि हमें कुछ डेटा गिवन होगा, कुछ वैल्यूज गिवन होगी, उसे एक प्रॉपर ग्रुप फॉर्म में या क्लास इंटरवल फॉर्म में अरेंज करना होता है बाय यूजिंग टैली मार्क्स, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, डेटा हमें गिवन है 4, 3, 12, 9, 13, 14, 7, 8, 12, 5, 6, 2, 10, 15, 17, 18,
16। ये सारा डेटा हमें गिवन है। अब हमें क्वेश्चन ने ये कहा है कि आपके सामने ये क्लास इंटरवल है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो पहले हम क्या करेंगे, टैली मार्क्स यूज करेंगे। अब टैली मार्क कैसे यूज करना है कि सबसे पहले नंबर 4 कहाँ आएगा, 0 to 5 में, तो इसके सामने एक टैली मार्क करनी है। देन नंबर 3 अगेन 0 to 5 में, नंबर 12 10 to 15, फिर 9, 13, 14, 7, 8, 12, 5 कहां पे आएगा, 5 to 10 में, 6 आ जाएगा अगेन 5 to 10। तो जैसे 5th टैली आएगी उसे लगाएंगे क्रॉस में। देन 2, 10 आएगा कहां पे, 10 to 15 में, 15 from 15 to 20, 17, 18 एंड 16। ये हमने टैली मार्क कर दी। अब इस टैली को क्या करना है, काउंट करना है। तो 0 to 5 के सामने 3 टैलीज है तो फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 3। 5 to 10 में एक पूरा बंच बन चुका है 5 का, 10 to 15 में भी कितना है 5 एंड 15 to 20 में कितना है 4। टोटल आ गया 17। तो जो हमें इंडिविजुअल सीरीज दे रखी थी उसको हमने क्लास इंटरवल में कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो सबसे पहले क्या करना है, फाइंडिंग द क्लास इंटरवल कि कौन कौन सी क्लास इंटरवल होगी, फिर उसमें फ्रीक्वेंसी टैली को मार्क करना एंड फाइनली काउंट करके फ्रीक्वेंसी में लिख देना। सो दीज आर द 3 स्टेप्स फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये पार्ट आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। कहां पढ़ा है, 9th में, उससे पहले 6th में नहीं, उससे भी पहले आपने पढ़ा है कब, केजी प्रेप के अंदर 3 + 4, 3 टैली मार्क की थी आपने एंड उसके बाद में 4 टैली और उनको काउंट करके लिखा था कितना, 7। तो टैली मार्क्स तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। 22, a frequency distribution arranges observation in increasing order, arrange observation in number of groups, or it's related to a measurable characteristics। कौन सा सही है, all of these। 23, frequency distribution of continuous variable is known as grouped frequency distribution। इसे कहेंगे group frequency distribution। 24, टैली मार्क्स डिटरमिन। टैली मार्क्स क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर डी। 25, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज जनरली प्रेफरेबल टू हैव क्लासेस ऑफ। क्लासेस कैसी होनी चाहिए, इक्वल विड्थ की, ऑप्शन ए। 26, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग विद इन अ क्लास इज नोन एज। एक क्लास में जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज। ये वैसे हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एक्सक्लूसिव में क्लास इंटरवल होती है लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो इसमें नंबर रिपीट हो रहा है लाइक नंबर 10, नंबर 20 एंड सो ऑन, ये नंबर रिपीट होता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ओवरलैपिंग सीरीज। इसे ओवरलैपिंग सीरीज भी कहा जा सकता है। देन ये किसके लिए यूज होता है, क्लास लिमिट क्योंकि कंटिन्यूस होती है, सो इट इज यूज फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए यूज लिया जाता है। इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव में क्लास इंटरवल कैसी बनती है, बार बार ब्रेक होगी लाइक 0 to 9, फिर 10 to 19, फिर 20 to 29, तो बीच में हर बार ब्रेक आएगा, कंटिन्यूटियां मेंटेन नहीं रहती है। सो देयर इज नो एम्बिग्यूटी टू विच एन आइटम
कोई भी आइटम किस क्लास इंटरवल में आएगा उसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लाइक अगर एक्सक्लूसिव है तो उसमें नंबर 10 कहाँ लिखें, 0 to 10 या 10 to 20, तो वहां पे कंफ्यूजन वाली सिचुएशन आती है। लेकिन इंक्लूसिव में क्योंकि कोई नंबर रिपीट नहीं होता तो इसलिए यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। आइडिया ऑफ कंटिन्यूटी इज लॉस्ट, यहां कंटिन्यूटी नहीं है। तो सूटेबल फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल, और ऐसे वेरिएबल जहां पे डेटा किस में होगा, होल नंबर में। लाइक नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑलवेज होल नंबर होंगे। 2 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन, ऐसा तो है नहीं कि किसी के 2.5 बच्चे हैं, 2.5 चिल्ड्रन, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जहां भी होल नंबर में डेटा है वहां पर यूज करेंगे इंक्लूसिव लिमिट्स। 28 म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज मेंट फॉर, इंक्लूसिव वाला किसके लिए है, डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए, एंड एक्सक्लूसिव इज फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल। 30 सेल्स ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द 4 months, सेल्स दे रखी है, मंथ्स एंड सेल। सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? इट इज सिंपली इंडिविजुअल सीरीज because frequency is not given. Mutually exclusive classification, अब इसमें क्या कहेंगे, excludes both the class limit या exclude upper but include lower limit या include upper limit but exclude upper class limit? Correct is option number B, upper limit को exclude करता है एंड लोअर लिमिट को इंक्लूड करता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज लिमिट्स एंड बाउंड्री, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो अब हमें समझना है। एक्सक्लूसिव और दूसरा होता है इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में लाइक हम लिखते हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, बट इंक्लूसिव में हम यहां क्या लिखते हैं, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। फाइन। अब यहां पे ये जो हमने लोअर लिमिट की है, ये तो लेफ्ट हैंड पार्ट है, इसे क्या कहा जाता है, लोअर क्लास लिमिट, एंड जो राइट हैंड साइड है इसे हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। लेकिन कई बार कोई डेटा ऐसा होता है जो इस 19 से 20 के बीच में आता है, लाइक 19.3, अब हम उसे कहां लिखेंगे, 10 to 19 में या फिर 20 से 29 में? तो 19.3 19 से तो ग्रेटर है, तो 10 से 19 में तो कवर नहीं हो पाता है। अब आती है बात 20 से 29 की, तो मिनिमम वैल्यू यहां आनी चाहिए 20, बट इट इज लेस देन 20, तो यहां भी कवर नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम इंक्लूसिव को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक्सक्लूसिव में। तो जब इसका कन्वर्जन होता है तो कन्वर्जन कैसे होता है, तो अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट इंटरवल, इन दोनों का हमें क्या लेना है, डिफरेंस। तो 20 माइनस 19, ये डिफरेंस हमें लेना है, 20 माइनस 19, डिफरेंस आ गया 1। अब इस डिफरेंस को क्या करते हैं, हाफ, दैट इज 0.5, और इस 0.5 को लोअर लिमिट में से करना है लेस एंड अपर लिमिट में करना है ऐड, लोअर लिमिट में लेस एंड अपर लिमिट में ऐड। सो 10 में से लेस करेंगे तो कितना बनेगा, 9.5, एंड 19 में ऐड होगा तो 19.5, फिर 19.5 टू 29.5, 29.5 टू 39.5,
5। ठीक है, तो अब ये जो इंटरवल है ये बन गया है कंटिन्यूअस, बिकॉज 19.5 रिपीट हो रहा है, फिर 29.5 रिपीट हो रहा है, तो अब ये कंटिन्यूअस बन चुका है। तो अब यहां जो वैल्यू लिखी है राइट हैंड साइड में, इससे हम क्या कहेंगे, अपर क्लास बाउंड्री। अब इसे लिमिट नहीं, अब इसे बाउंड्री कहा जाएगा। लिमिट तो थी कौन सी, 19, लेकिन बाउंड्री है 19.5। और जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे कहा जाएगा लोअर क्लास बाउंड्री, LCB, लोअर क्लास बाउंड्री। तो इन दोनों का फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या बना, ये हमें अब याद रखना है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ लोअर क्लास बाउंड्री हमने क्या किया था, लोअर क्लास लिमिट में से लेस किया था किसको, डिफरेंस अपॉन 2 को, D/2 को। एंड अपर क्लास बाउंड्री के लिए हमने अपर क्लास लिमिट में ऐड किया है किसको, D/2 को। तो इससे आ जाती है हमारी बाउंड्री। तो LCB क्या है, LCL से भी एक लोअर वैल्यू, एंड UCB क्या है, अपर लिमिट से भी एक अपर वैल्यू, बड़ी वैल्यू, दैट इज UCB। फाइन। तो इंक्लूसिव के अंदर दो पार्ट्स हो गए, लिमिट्स एज वेल एज बाउंड्री। और अगर सीधा हमें ये एक्सक्लूसिव दिया है तो इसे हम क्या कहेंगे, लिमिट या बाउंड्री। तो अगर पहले से ही कोई सीरीज एक्सक्लूसिव है तो लिमिट भी यही है और बाउंड्री भी यही है, बोथ आर सेम, दोनों सेम होते हैं, UCL एज वेल एज UCB, दोनों सेम होते हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड है LCL एंड LCB, लोअर लिमिट एंड लोअर बाउंड्री। क्लियर? तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि लिमिट क्या है और बाउंड्री क्या है। अब बात आती है क्लास इंटरवल की। तो जब हम क्लास इंटरवल फाइंड आउट करेंगे तो हमें किसका डिफरेंस लेना है, लिमिट का या बाउंड्री का? किसका डिफरेंस लेंगे, लिमिट या बाउंड्री? अगर यहां देखें लिमिट कितनी है, 10 to 19 ये इंटरवल, और बाउंड्री में 9.5 to 19.5। अगर 10 से 19 का डिफरेंस लिया तो डिफरेंस दिखता है 9, और इन दोनों का डिफरेंस 19.5 एंड 9.5 का डिफरेंस आता है 10। तो करेक्ट आंसर इज 10। तो क्लास इंटरवल के लिए हमें डिफरेंस लेना होता है बाउंड्री का, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, दोनों बाउंड्रीज का हमें डिफरेंस लेना है, UCB एंड LCB। ठीक है, so this is the formula for class interval. UCB minus LCB। फिर आता है मिड पॉइंट, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट से या बाउंड्री से? अगर देखें लिमिट है तो 10 प्लस 19/2 कितना आएगा, 14.5। और बाउंड्री से करना है 9.5 प्लस 19.5 डिवाइडेड बाय 2, ये भी आ जाएगा 14.5। तो दोनों सेम है, चाहे लिमिट से निकालें या फिर बाउंड्री से, मिड वैल्यू तो वही आती है। तो दोनों फॉर्मूलेज करेक्ट है। सो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, या फिर लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री अपॉन 2। एंड दिस मिड पॉइंट और मिड वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज क्लास मार्क। इसे क्लास मार्क भी कहा जाता है। फाइन। अब जो दो पॉइंट्स और आते हैं वो क्या है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। जैसे
क्लास इंटरवल हमें दे रखी है 0 to 5, 5 to 10 एंड 10 to 15 और फ्रीक्वेंसी हमें दी है 10, 5, 10 एंड 15। अब हमें फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास कितनी है? फ्रीक्वेंसी 5 डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ, क्लास इंटरवल कितना है? 5, तो इट इज 1। देन नेक्स्ट में कितना आएगा? फ्रीक्वेंसी इज 10, 10 अपॉन 5 इज 2, 15, 15 अपॉन 5 इज 3। तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। नेक्स्ट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करना है? कंपैरिजन करना है। किसको? क्लास इंटरवल, क्लास फ्रीक्वेंसी का टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ में, क्लास फ्रीक्वेंसी का टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ में कंपैरिजन करना है। सो क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30, तो 5/30। देन नेक्स्ट के अंदर 10/30, लास्ट में 15/30 और इन सबको ऐड करने से टोटल ऑलवेज कितना आएगा? 1। ये फिक्स है। टोटल ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये 1 ही होगा। अब इसे नोट कर लें, फिर आते हैं हम क्वेश्चंस पे। Question number 34. For overlapping class interval, the class limit and class boundary are same or not same. Overlapping का मतलब क्या हो गया है? Overlapping means exclusive series. तो उसमें limit और boundary दोनों same होते हैं। 35. UCB is, UCB क्या है? Upper limit of UCL. UCL की भी upper limit. एंड LCB क्या है? इट इज अ लोअर लिमिट ऑफ LCL, LCL की भी लोअर लिमिट। 37. लेंथ ऑफ अ क्लास, क्लास लेंथ, क्लास विड्थ, किसका डिफरेंस लेना है? बाउंड्री का। 38. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्ड टू क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ, ये किसका रेशियो है? क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ। ऑप्शन नंबर बी। 39. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, किसी एक क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू आ सकती है। सो लाइज बिटवीन 0 एंड 1। बोथ इंक्लूसिव ऑप्शन गलत होगा क्योंकि 1 नहीं हो सकता। 1 तो ऑलवेज टोटल आएगा, एक पर्टिकुलर क्लास की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। The value exactly at the middle of class interval is known as mid value, class mark. Correct is C, both. 41. Difference between lower and upper class boundary, UCB और LCB का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे? तो बाउंड्री के डिफरेंस को हम कहते हैं विड्थ या फिर साइज। बोथ आर करेक्ट। 42. A representative value of class interval for the calculation of mean, standard deviation, mean deviation, etc. इन सब की कैलकुलेशन में क्या काम में आता है? क्लास मार्क, हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है। 43. क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास इज डिफाइंड एज,
तो क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ दैट क्लास, इसे क्या जाएगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ऑप्शन नंबर ए। फाइन। तो चैप्टर का सेकंड पार्ट यहां पर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट कौन सा आएगा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा।